का इंजीनियर फ्रेंड आपका और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये वो ऐसे 10 क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं कि जो वो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू के दौरान पूछे गए हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा नहीं रहेगा तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए। ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, मतलब उस वीडियो में जो दिखाया मैंने, जो क्वेश्चंस बताए हैं वो इसके बेसिक क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंट टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो देखिए दोस्तों, सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो उस पे किए जाने वाले जो टेस्ट है वो पहले तो लैबोरेटरी टेस्ट और फील्ड टेस्ट, ऐसे दो टाइप के टेस्ट किए जाते हैं सीमेंट पे। तो लैबोरेटरी टेस्ट में IS 4031 के अकॉर्डिंग जो टेस्ट किए गए वो इधर मैंने लिस्ट किए हैं। तो पहला टेस्ट है फाइननेस टेस्ट। इसको करने के 3 प्रकार है। फर्स्ट है सिव एनालिसिस, सेकंड है एयर परमेबिलिटी टेस्ट और थर्ड वाला है द सेडिमेंटेशन मेथड। तो ये जो थर्ड वाला मेथड है वो इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं रहता और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है सिव एनालिसिस मेथड। सेकंड है कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये टेस्ट सीमेंट पे किया जाता है क्योंकि हमें पता चले कि सीमेंट में कितना वाटर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ये टेस्ट सीमेंट पे किया जाता है क्योंकि जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है वो फाइंड आउट करने के लिए, ताकि जब भी हम सीमेंट में पानी मिलाए तो ऐसा ना हो जाए कि पानी मिलाने के बाद वो हम उससे ज़्यादा देर के लिए रखें। फिर प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि उसका जो सेटिंग है वो चालू होगा और हम उसको प्रॉपर से प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो OPC का आप याद रखिए, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। OPC का है 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम और 600 मिनट है फाइनल सेटिंग टाइम। सो दोस्तों, नेक्स्ट टेस्ट है साउंडनेस टेस्ट। ये टेस्ट हम सीमेंट पे करते हैं ताकि हमें सीमेंट में कितना फ्री लाइम है ये पता चल सके। नेक्स्ट टेस्ट है साउंडनेस टेस्ट, ये हो गया। उसके बाद है स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, क्रशिंग और टेंसाइल। क्रशिंग में हम सीमेंट मोर्टार के क्यूब बना के उसको CTM में टेस्ट करते फॉर सेम 7 डेज़ एंड 28 डेज़ के लिए। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसमें हम सीमेंट के ब्रिकेट बनाते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना कोई करता नहीं है सीमेंट का, बट आप ये याद रखिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में हम सीमेंट के क्यूब बनाते हैं सीमेंट और मोर्टार के, और उसको CTM में टेस्ट करते हैं। तो फील्ड टेस्ट में देखिए दोस्तों, फर्स्ट है, ये आप याद रखिए ताकि आप कभी भी साइट इंजीनियर अगर इन फ्यूचर बनते हो तो जब भी साइट पे सीमेंट आएगा तो आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए पहले ये टेस्ट आपको फील्ड पे करने पड़ेंगे, जिसमें है फर्स्ट की कलर ऑफ सीमेंट शुड बी ग्रेइश ग्रीन। नेक्स्ट है शुड नॉट प्रेजेंट लम्ब्स, शुड फील स्मूथ व्हेन रब बिटवीन द फिंगर्स। जब आप थोड़ा सा सीमेंट उंगलियों में लेके ऐसे दबा के देखोगे तो वो ऐसे स्मूथ रहना चाहिए, उसमें कोई लम्ब्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और अगर आप सीधा सीमेंट के बैग में हाथ डालते हो तो आपको कूलनेस फील होनी चाहिए, ना कि वो ऐसा वार्म लगे। तो देखो दोस्तों, ये एक एपैरेटस है, इसका नाम है विकैट्स एपैरेटस। ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है और कंसिस्टेंसी टेस्ट सीमेंट का हम करते तो उसमें ये एपैरेटस हम यूज़ करते। इस पे जो आपको दिख रहा है वो स्केल अटैच रहती है। तो और जो लेफ़्ट साइड में रखे है वो उसके नीडल और प्लंजर है। तो अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए कि ये टेस्ट कैसे करते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो ये जो प्लंजर है वो पेनिट्रेट होता है सीमेंट में, और जो रीडिंग शो होती है उसके ऊपर से हम उसका इंटरप्रेट करते हैं रिज़ल्ट। और ये फील्ड टेस्ट का ये एक पॉइंट है कि सीमेंट शुड नॉट फ्लोट ऑन वाटर, शुड फ्लोट ऑन वाटर फॉर सम टाइम एंड देन सिंक। इसका सीधा मतलब ऐसा है दोस्तों कि अगर आपने मुट्ठी में सीमेंट लेके ऐसे पानी में फेंका तो वो थोड़ी देर के लिए फ्लोट होके फिर सिंक होना चाहिए। वो ना ही सीधा सिंक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा देर तक फ्लोट होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए फ्लोट होके फिर सिंक होना चाहिए, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूज़ ऑफ वेरियस सीमेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सीमेंट्स के टाइप्स देखे थे, अभी इधर ये क्वेश्चन आ गया कि उसका यूज़ क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए। OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये जनरल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है पीपीसी, पोज़ोनोला पोर्टलैंड सीमेंट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सीमेंट है क्योंकि रेसिडेंशियल वर्क में ये सबसे बेस्ट माना जाता है और इसमें सब अच्छी प्रॉपर्टीज़ रहती है। नेक्स्ट है क्यूएससी, क्विक सेटिंग सीमेंट। जो जिधर भी अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग होता है या उधर पे ये सीमेंट यूज़ होता है। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, जैसे ओपीसी का मैंने बताया था 30 मिनट है, तो क्विक सेटिंग सीमेंट का 5 मिनट है, या ये बात आप याद रखिए। नेक्स्ट है आरएचसी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसका जो रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन है वो सबसे फास्ट होता है, मतलब ये जो स्ट्रेंथ अचीव करता है उसका जो टाइम है वो बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा स्ट्रेंथ अचीव करता है। इसलिए ये प्री फैब्रिकेटेड वर्क या स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर जिधर हमें जल्दी काम करने, जैसे कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इसमें भी ये आरएचसी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो देखिए दोस्तों, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गए या फिर जो मराइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आप वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे होगे तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट आपको यूज़ करना चाहिए, ताकि ये ऐसे स्ट्रक्चर से जिधर पे सल्फेट का अटैक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट है दोस्तों लो हीट सीमेंट। अभी ये किधर होगा यूज़ होगा, ये देखिए, जहाँ पे भी मास कंक्रीटिंग होती है। अभी मास कंक्रीटिंग कहाँ होती है, जैसे डैम का स्ट्रक्चर हो गया या फिर कोई बड़ा फुटिंग राफ्ट फाउंडेशन हो गया, तो ये सब ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर रहते हैं जहाँ पे हमें कंक्रीट का वॉल्यूम रहता है वो ज़्यादा लगता है, तो कुछ ये स्ट्रक्चर में आपको लो हीट सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों कलर्ड सीमेंट। ये ज़्यादा रूरल एरियाज़ में आप नहीं देख पाओगे, मैक्सिमम ये जो अर्बन सिटीज़ या अर्बन एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। ये सीमेंट यूज़ करने का एक ही पर्पज़ है कि हमें जो भी प्लास्टर वर्क होगा उसके बाद कलर करने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें ही कलर पिगमेंट्स होते हैं, तो एट टाइम ऑफ मतलब उसका जब फाइनल सेटिंग हो जाता है तो उसका कलर अचीव कर लेता है जो भी है। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट बताए हैं। पहला फॉर्मेट है मेजरमेंट शीट का। तो देखिए, जब भी आप कोई भी मेजरमेंट ले रहे होंगे तो उसको हम एक शीट में प्लॉट करते हैं। आपने देखा रहेगा कि साइड पे कभी कोई इंजीनियर किसी वर्क का मेजरमेंट ले रहा होगा तो वो कुछ लिख रहा होता है, तो वो जो इंजीनियर रहता है वो यही शीट भर रहा होता है, जिसमें कि वो देखिए पहले सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन मतलब आप जिस भी काम का मेजरमेंट ले रहे होगे उसका आपको नाम लिखना है, जैसे कि प्लास्टर हो गया, पेंटिंग हो गया, अर्थवर्क हो गया, ऐसे, और यूनिट देना है। यूनिट मतलब अभी प्लास्टर का मीटर स्क्वायर है, एक्सकावेशन का मीटर क्यूब है, तो अकॉर्डिंग टू वर्क आपको यूनिट देना पड़ता है। नेक्स्ट है नंबर में आप जितना भी समझो, आप एक एक्सकावेशन का ले रहे हो मेजरमेंट, 2 ले रहे हो, 3, तो नंबर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और आखिर में है क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी आती है ये सब नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके आएगी। जैसे कोई मीटर स्क्वायर में होगा क्वांटिटी, तो लेंथ और ब्रेड्थ ही आएगा, और कोई वॉल्यूम रहेगा तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर एंड में क्वांटिटी आएगी। नेक्स्ट फॉर्मेट है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट शीट का। अब एब्स्ट्रैक्ट शीट कब बनाते हैं, जब भी हम कोई रेट एनालिसिस करते हैं, मतलब कोई किसी पर्टिकुलर वर्क का हम क्वांटिटी निकाल रहे होंगे, तब ये ज़्यादा यूज़फुल होती है एब्स्ट्रैक्ट शीट। एब्स्ट्रैक्ट शीट में हम सेम सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, अभी क्वांटिटी जो मेजरमेंट शीट से जो क्वांटिटी मिली है वो यहाँ पे पुट की जाएगी। नेक्स्ट है रेट मतलब जो भी काम कर रहे हैं हम, प्लास्टर हो गया, पेंटिंग हो गया, एक्सकावेशन हो गया, उसका जो पर मीटर स्क्वायर या पर मीटर क्यूब जो भी रेट रहेगा वो यहाँ पे पुट करना है, और अमाउंट, क्वांटिटी इनटू रेट जो आएगा वो अमाउंट में हम इंसर्ट करेंगे वो कॉलम में। नेक्स्ट दोस्तों फॉर्मेट ऑफ बार बेंडिंग स्केड्यूल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बार बेंडिंग स्केड्यूल। एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ साइड इंजीनियर, ये बात आपको आनी ही चाहिए, तो इसे ध्यान से देखिए। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन मतलब कौन सा बार है, स्ट्रेट बार है, बेंटअप बार है, या जो भी अलग अलग बार के मतलब बीम में है, कॉलम में है, वो डिस्क्रिप्शन में आएगा। नंबर, कितने नंबर्स ऑफ बार्स है, लेंथ इन मीटर,
आप डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूलेटेड करके जो लेंथ निकालोगे या आपको जो दी गई लेंथ होगी वो यहाँ पे पुट करनी है मीटर में। टोटल लेंथ आएगी दोस्तों नंबर इंटू लेंथ इन मीटर को मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट है वेट इन केजी। अभी दोस्तों देखिए वेट इन केजी के लिए एक फार्मूला है, उसका फार्मूला है कि डायमीटर स्क्वायर अपॉन 162। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया है 10 mm का बार, तो उसका रेडियस हो गया 10 mm, तो डायमीटर स्क्वायर अपॉन 162, तो 10 स्क्वायर अपॉन 162 उसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू मतलब वेट इन केजी हुआ, मतलब पर मीटर उसका जो वेट है इन केजी वो डायमीटर स्क्वायर अपॉन 162 के फार्मूले से आएगा। और फिर है टोटल वेट, टोटल लेंथ इंटू वेट इन केजी करके जो आएगा वो टोटल वेट आएगा। और जो आपको फाइनल आंसर आएगा, मतलब आप जब भी कटिंग लेंथ निकाल रहे होंगे ये BBS यूज़ करके, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो केजी में आएगा, ताकि आप सीधा सीधा जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है रेनफोर्समेंट की वो आप ऑर्डर कर सको। तो देखिए दोस्तों, BBS एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे छोटे वीडियो में उस पर पूरा डिटेल में बात करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको BBS पे अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट में BBS लिखिए, मैं उस पर भी आपको एक डिटेल वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों डिफरेंट टेस्ट ऑफ कंक्रीट। अभी कंक्रीट पे जो टेस्ट किए जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए। फर्स्ट है कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट में क्यूब भी टेस्ट होता है या फिर सिलेंडर प्रिपेयर करके उसको भी टेस्ट करते हैं। क्यूब टेस्ट ऑफ कंक्रीट, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का। देखिए दोस्तों 150 बाय 150 बाय 150 mm का क्यूब हम कास्ट करते हैं जब भी साइड पे कंक्रीट आता है। उसको 7 दिन के लिए और 28 डेज़ के लिए हम उसको रख के उसका फिर 7 दिन बाद और 28 डेज़ बाद उसका टेस्टिंग करते हम, ताकि हमें पता चले कि जो हमने RMC से रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से जो हमने कंक्रीट को ऑर्डर किया था वो सेम ग्रेड का है कि नहीं। मतलब आपने M35 M25 के लिए ऑर्डर किया था तो वो वही ग्रेड का आपको जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा, टेस्ट रिज़ल्ट कंप्रेशन टेस्ट का, वो सेम आना चाहिए। और जो सिलेंडर रहता है दोस्तों, उसका जो डायमेंशन रहता है, उसका डायमीटर रहता है 150 mm और उसका हाइट जो रहता है वो रहता है 300 mm। तो सिलेंडर टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट दोस्तों नहीं है, आप बस उसका डायमेंशन और नाम याद रखिए, पर जो क्यूब टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लेक्चर टेस्ट। उसके बाद है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ये दोनों टेस्ट दोस्तों देखिए टेंशन के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का देखने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको भी पता है कंक्रीट इज़ गुड इन कंप्रेशन नॉट इन टेंशन। सो ये जो दोनों टेस्ट है वो मतलब एकदम जो हाई राइज कंस्ट्रक्शन रहते हैं या फिर एकदम एडवांस कंस्ट्रक्शन रहते हैं उधर ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। बस आप इसका नाम याद रखिए दोनों टेस्ट का, फ्लेक्चर टेस्ट और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी अच्छी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं स्लम कोन टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट, केली बॉल टेस्ट। कुल मिला के इन सभी टेस्ट का एक ही काम है, वर्केबिलिटी कंक्रीट की शो करना। बट सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो फील्ड पे भी परफॉर्म कर सकते हैं और साइड पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसका नाम है स्लम कोन टेस्ट। स्लम कोन टेस्ट का ये जो मैं शो कर रहा हूँ, ये apparatus रहता है कोनिकल शेप में। उसका टॉप डायमीटर रहता है 10 mm, बॉटम डायमीटर रहता है टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर और उसका जो हाइट रहता है वो 30 सेंटीमीटर रहता है। इसको हम 4 लेयर में फिल करते हैं और बाद में जो हैंडल रहे दोनों बाजू में, उसको उठा के हम जो उसको उठाते हैं, फिर उसका जो शेप बनेगा उसके अकॉर्डिंग उसका हाइट मेजरमेंट करके हम वर्केबिलिटी उसकी डिफ़ाइन करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, एक वीडियो में इतने सब पॉइंट कवर करना मुश्किल होता है सॉरी। तो प्लीज़ आप अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है
तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो मीन्स वाटर टू सीमेंट रेशो, like how much water is required per kg of cement for hydration of cement. For hydration, water required is 38%, in which 23% is required for chemical reaction and 15% entrapped in voids. तो वाटर सीमेंट रेशो का सरल मतलब यही है कि वाटर सीमेंट के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कितना वाटर हमें रिक्वायर्ड है। मतलब अगर 50 kg बैग ऑफ सीमेंट है तो उसके लिए हम कितना पानी लें ताकि उसकी वर्केबिलिटी भी प्रॉपर हो, उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा है और वो ज़्यादा उसको ज़्यादा मतलब पानी उसमें ज़्यादा भी ना आए। तो जो परफेक्ट वाटर सीमेंट रेशो माना जाता है वो है 0.4 to 0.6 के बीच में। और अगर आप परसेंटेज में बात कर रहे हो तो 38% वाटर रिक्वायर्ड रहता है सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए, जिसमें से 23% केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है और 15% वाइड्स में इंट्रैप्ट होता है। जो वाइड्स में इंट्रैप्ट रहता है हम उसे भी निकाल सकते हैं आगे जाके एडमिक्सचर के हेल्प से। तो कुल मिला के आप याद रखिए कि 38% वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट सीमेंट। अभी सीमेंट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मटेरियल है कि जिसके बारे में आपको सभी जानकारी होना एकदम मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीमेंट ही है सिविल इंजीनियरिंग में, जिस वो सभी जगह यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपको इसका आंसर ऐसे देना पड़ेगा कि सीमेंट इज़ अ बाइंडिंग मटेरियल मेड अप ऑफ मेन कंस्टिट्यूएंट कैल्शियम, सिलिका, आयरन एंड एल्यूमिनियम. It is available in different types according to its usage. ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, सीमेंट इज़ अवेलेबल इन बैग्स। 50 kg का बैग आपने देखा ही होगा सभी ने, 50 kg का आता है। उसका जो पार्टिकल साइज़ रहता है सीमेंट का वो 90 माइक्रोन से कम का रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की 3.15 है। डेंसिटी 1440 kg पर m³ रहती है। यूनिट दोस्तों याद रखिए kg पर m³ डेंसिटी के लिए। एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम रहता है वो 0.0347 m³ रहता है। एक बैग सीमेंट के लिए 35 लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। एक m³, अगर एक m³ आप सीमेंट कंसिडर करते हो तो उसमें टोटल 28.8 बैग्स इंक्लूड होती है, जो कि राउंड ऑफ करके आप 29 बैग्स भी कंसिडर कर सकते हो। और दोस्तों ये जो लास्ट पॉइंट मैंने सीमेंट के लिए बताया है, यह आपको बहुत कम वीडियो में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि किधर देखने को नहीं मिलेगा, पर मैंने ये खास करके इंक्लूड किया है ताकि जो इंटरव्यूअर है वो आपको इधर फंसा ना सके। शेल्फ लाइफ ऑफ सीमेंट इज़ 3 months, मतलब एक्सपायर्ड सीमेंट जब हो सकता है तो वो 3 महीने के बाद ही हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नॉमिनल मिक्स वर्सेस डिज़ाइन मिक्स। देखिए, नॉमिनल मिक्स का जो ग्रेड रहता है वो M10, 15 और 20 तक रहता है, जो कि हम साइड पे बनाते हैं वॉल्यूम बैचिंग से। वॉल्यूम बैचिंग मतलब फॉर एग्जांपल कोई वर्कर रहेगा, वो आके बोलेगा भाई एक तगारी सीमेंट डालो, एक तगारी सैंड डालो और एक तगारी एग्रीगेट डालो और बनाओ कंक्रीट, तो उसे वॉल्यूम मिक्सिंग कहते हैं। जिससे कि स्ट्रेंथ 101% अफेक्ट होगी ही होगी कंक्रीट की, ताकि उसमें कोई प्रॉपर प्रोपोर्शन नहीं होता। इसलिए M20 तक ही हमने हमारे IS कोड ने अलाउड किया है कि M20 तक ही आप साइड पे कंक्रीट बना सकते हो। अगर आपको उसके ऊपर का ग्रेड यूज़ करना है जैसे कि M25 या और कुछ, तो हमें उसे RMC प्लांट में ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट IS कोर्स यूज इन सिविल इंजीनियरिंग। पहला है IS 456-2000, जो कि कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन कंक्रीट एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट PCC एंड RCC के लिए यूज़ होता है।
नेक्स्ट है IS 1200 जिसमें कि टोटल 28 पार्ट्स रहते हैं, जो कि कोड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स के लिए रहता है। मतलब जो भी जितने भी मेजरमेंट होते हैं साइड पे, वो अकॉर्डिंग टू IS कोड 1200 से ही हमें लेने पड़ते हैं। इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो हमें ये डिफ़ाइन करते हैं कि एक्सकावेशन के लिए कौन सा पार्ट है, मतलब एक्सकावेशन के मेजरमेंट के लिए कौन सा पार्ट है, और भी डिफरेंट हो गए। मतलब ये जो 28 पार्ट्स है इसके IS 1200 के, इसका अलग अलग पर्पज़ है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है IS 10262 कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए, IS 4926 रेडी मिक्स कॉन्क्रीट के लिए। हमने अभी जस्ट ऊपर बात ही की थी, RMC प्लांट में हमें डिज़ाइन मिक्स प्रिपेयर करना है, तो RMC प्लांट वाले यही IS कोड रेफ़र करते हैं, IS 4926। नेक्स्ट है IS 1343 फॉर प्री-स्ट्रेस कॉन्क्रीट। नेक्स्ट है IS 875 लोड्स ऑन बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड, स्नो लोड एंड अदर लोड्स। नेक्स्ट है IS 800 2007 जिसमें कि डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। आप जितने भी स्टील स्ट्रक्चर देखते हो, जैसे कि कोई वेयर हाउसेस हो गया, या टावर्स हो गए, टेलीफोन के टावर्स, या फिर और भी कोई मतलब अभी बहुत सारे वर्कशॉप्स भी स्टील स्ट्रक्चर्स के बन रहे, तो वो सब उसके लिए IS 800 2007 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिफरेंट साइजेस ऑफ रेनफोर्समेंट एंड इट्स टाइप्स। कंक्रीट का जो मतलब RCC का जो मेन कंपोनेंट है, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ टिकी रहती है स्ट्रक्चर की, वो है रेनफोर्समेंट। तो उसके जो अलग अलग साइजेस रहते हैं वो है 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm और 40 mm। देखिए दोस्तों, अभी आप बोलोगे कि मैंने 50 mm का देखा है, 45 mm का देखा है, तो अकॉर्डिंग टू यूज़ एंड अकॉर्डिंग टू पर्पज़ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के लिए वो साइजेस के भी रेनफोर्समेंट बार यूज़ होते हैं। पर वो मतलब ये जो मैंने आपको लिस्ट डाउन किया है, ये आपको 99% आपको यही देखने को मिलेंगे। स्पेशल केसेस में आपको मतलब कंस्ट्रक्शन साइड पे वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। और अगर टाइप्स की बात करें हम रेनफोर्समेंट बार की, तो सबसे मेन है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार, TMT बार्स जिसे हम कहते हैं साइड पे। अभी दोस्तों इसका जो बनाने का टेक्निक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से इसको थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार का नाम इसको दिया गया है। तो इसको बनाते समय इसको साइमल्टेनियसली हीटिंग भी करते हैं और उसको ऊपर से मतलब हैमरिंग भी करते हैं, आप कह सकते हो उसको। एट द सेम टाइम वो सेमी सॉलिड स्टेट में भी रहता है और उसको मोल्ड भी करते हैं, मतलब उसको हैमर के हेल्प से उसको मार के ऐसे मतलब दबा के, आप समझ ही पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो साइमल्टेनियसली उसको दोनों एक्शंस होते हैं, इसलिए इसको ये नाम पड़ा है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार। नेक्स्ट दोस्तों HYSD बार्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, ये भी इम्पोर्टेंट बार्स हैं। नेक्स्ट है सुपर डक्टाइल बार, उसके बाद आएंगे TMX थर्मैक्स पावर्ड बार, फिर है कोल्ड ट्विस्टर बार मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोसेस ऑफ कोल्ड वर्किंग, स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग। तो आप TMT बार्स और HYSD बार्स ये दो नाम खास करके याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों है व्हाट डू मीन बाय टेंशन एंड कंप्रेशन। तो एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। टेंशन मतलब कि इट कॉजेस मटेरियल टू इलोंगेट, और कंप्रेशन मतलब इट कॉजेस मटेरियल टू शॉर्टन और डिफॉर्म। अगर आप किसी भी चीज़ पे अपवर्ड से डाउनवर्ड आप उसको दबा रहे हो तो उस पर कंप्रेशन आएगा, और अगर आप उसको सीधा खींच रहे हो तो उस पर टेंशन आएगा। बचपन में हमने सब ने ये चीज़ की है, रबर को लेके हम खींचते थे तो उस पर टेंशन आता है, और अगर किसी भी चीज़ को हम ऊपर से नीचे दबा रहे, जैसे कि बलून हो गया, उसको हम ऐसे फर्श पे रख के हम दबाते थे, तो वो जो क्रिएट हो रहा था वो बलून पे कंप्रेशन हो रहा था। तो मैंने नीचे और आपको अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम अटैच किया है, इसमें देखिए लोड कैसे ऊपर से मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहा है लोड, उसके वजह से वो जो बीम है पर्टिकुलर, उसके जो बॉटम के फाइबर से उस पर टेंशन क्रिएट हो रहा है, और जो ऊपर है उस पर कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है।
सबसे इजी मैं आपको बताता हूँ, आप आपके हाथ का पाम सामने लीजिए और उसको ऐसे अपवर्ड बेंड कीजिए, मतलब ऐसे ब्रिज यू शेप होना चाहिए पाम का। तो आप कुछ महसूस कर पा रहे हो ना, जो नीचे वाला हाथ का पोर्शन है वहाँ पे आपको टेंशन फील हो रहा होगा, और जो ऊपर है वो कंप्रेशन फील हो रहा होगा। सेम ये जो डायग्राम में दिखा रहा है वैसी कंडीशन क्रिएट हो पा रही होगी। तो ये थे दोस्तों कुछ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे जाके कमेंट में लिखिए क्वेश्चंस। मैं आपको मेरी तरफ से जितना भी पॉसिबल हो पा रहा होगा, जितना भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ, मैं उतना करने की कोशिश करूँगा। बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस ढूंढ के आपके लिए लेके आऊँगा मैं, जो भी इंटरव्यू में पूछे जा रहे होंगे टॉप कंपनीज़ के। और ये वीडियो और इसके पहली वाली वीडियो, दोनों वीडियो आराम से देख के आप उसके नोट्स बना के फुल प्रिपेयर्ड होके जाइए इंटरव्यू में। ऑल द बेस्ट।